Good morning, students. I am Vikas Kumar Sinha. I am your physics teacher, class 12. Welcome to my channel भौतिकी पाठशाला। आज जो है वो हम अपने 125 MVVI क्वेश्चन का जो हम सीरीज चला रहे थे उसमें से हम 7वां लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें से हम आपको 61 से लेके 70 प्रश्न करवाएंगे। ठीक है। और मेरा जो भी क्वेश्चन मेरे द्वारा जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है वो आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आपके एग्ज़ाम में संभवतः आने वाला प्रश्न होंगे और ये 125 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो आज का जो सेशन होगा उस सेशन में हम करवाएंगे 61 से लेके 70 प्रश्न, जो कि आपका इस प्रकार से है। यही 10 क्वेश्चन आज हम करवाएंगे। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपका है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्य का द्वारक छोटा होता है क्यों? ये आपका ऑप्टिक्स से सवाल आया हुआ है। कितने नंबर का सब है? 2 नंबर का है। दूसरा जो सवाल है वो ये है कि किसी तत्व के नाभिक से अल्फा और बीटा कणों के उत्सर्जन के कारण आवर्त सारणी में परमाणु की स्थिति में क्या परिवर्तन होता है? तीसरा सवाल आपका ये है कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर लिखें, है ना? चौथा सवाल आपका है कि परमाणु रिएक्टर में मंदक, है ना, मंदक, शीतलक और नियंत्रक छड़ की उपयोगिता को लिखें। ये सब जो सवाल है वो काफ़ी एमवीवीआई सवाल है, इसको छोड़ना नहीं, इसको अच्छे से पढ़ना है। राइट। चलिए, जो आपका पांचवा सवाल है वो बिल्कुल आसान है कि आयन मंडल क्या है। छठा सवाल है कि डी ब्रोगली तरंग क्या है, इसकी तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक लिखें। सातवां सवाल ये है कि दिखाएं कि ई ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य यहाँ पे आपका होगा लेमडा इजकल टू एच अपॉन रूट अंडर, मतलब इस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर धुंधला दिख रहा हो तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एच अपॉन रूट अंडर 2m ई, है ना। इस बात को हमें प्रूव करना है और ये प्रूव करने का कितना मार्क्स मिलेगा? 2 मार्क्स मिलेगा। जो आपका आठवां सवाल है वो ये है कि आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता में क्या लिखें? अंतर लिखें। चलिए, ये भी अच्छा सवाल है। विभवमापी के दो उपयोग को लिखें। विभवमापी को ही हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। आप लोग पढ़ा होगा कौन सा मीटर? पोटेंशियोमीटर के दो उपयोग को लिखें। तीसरा जो सवाल ये है कि अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? तो यही 10 प्रश्न आज हम करवाने वाले हैं इस सेशन में, जो कि आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा, है ना। इसको बिना स्किप किए हुए अच्छे से समझिएगा। अब बाकी जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए, आपका जो पहला सवाल है वो है भैया कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक का द्वारक छोटा होता है क्यों? पहले तो ये समझिए कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस होते हैं। तो हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम इसका ब्रीफ बता देते हैं संक्षेप में। कहने का मतलब ये हुआ, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। देखो, इसको अच्छे से समझो पहले। इसमें 2 उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। कितना? इसमें 2 उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किसमें? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। कितना उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? 2 उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, जिसमें से इसका बड़ा सुंदर नाम दिया गया है। एक है आपका अभिदृश्यक, अभिदृश्यक, और जो दूसरा है आपका उसको हम बोलते हैं नेत्रिका। आपको ये भी बता देते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आप लोग जो है अपने स्कूल या कॉलेज के प्रयोगशाला में देखे होंगे, जिसको हम इस प्रकार से लाते हैं पकड़ के, है ना। उसमें देखिएगा इस प्रकार से देखने का होता है। ठीक, तो उसमें कितने लेंस होते हैं? 2 लेंस होते हैं। एक आपका क्या होता है? तो हम बोलेंगे भाई, एक आपका होता है अभिदृश्यक, जो वस्तु के सामने होता है ना। किसके सामने होता है? वस्तु के सामने। अच्छे से समझिए इसको।
वस्तु के सामने होता है उसको हम बोलते हैं अभिदृश्यक, है ना। और इसका जो आकार होता है वो ऐसा होता है, यानी कि ये कौन सा लेंस है, हम बोलेंगे भैया ये जो है वो आपका उत्तल लेंस है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कितने उत्तल लेंस, दो। एक उत्तल लेंस का नाम है अभिदृश्यक और एक उत्तल लेंस का नाम है नेत्रिका। नेत्रिका नाम से पता चलता है कि ये किसके पास रहेगा, नेत्र के पास रहेगा, और जो नेत्र के पास होता है उसको हम बोलते हैं नेत्रिका, है ना। तो ये जो नेत्रिका है ये किसके पास होता है, तो हम बोलेंगे भैया नेत्र के पास होता है। कोई भी सवाल को आप अच्छे से समझिए, है ना। उसके रिगार्डिंग जो भी पॉइंट है उसको आप माइंड में पहले फिट कर लीजिए, ताकि उस क्वेश्चन को समझने में हमें आसानी लगे। ठीक, तो नेत्र के पास होता है और ये जो है वो आपका कुछ ऐसा लगता है ना। क्या ये भी आपका उत्तल लेंस है, ये भी उत्तल लेंस है। क्या ये आपको बड़ा दिख रहा है ना। अगर आपका उत्तल लेंस का साइज बड़ा हो तो इसका द्वारक भी बड़ा होता है ना। इसका द्वारक क्या होगा, हम बोलेंगे भाई मेरे इसका द्वारक जो है ये अपवर्ड एरो का मतलब होता है बड़ा। इसका द्वारक क्या होता है, बड़ा। इसका द्वारक क्या होता है भाई, तो देखने से ये छोटा लग रहा है, अर्थात इसका जो द्वारक होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। अब ये द्वारक छोटा होता है क्यों, तो हम ये बोलेंगे कि द्वारक छोटा होने से सबसे पहली बात ये होता है कि वस्तु से आने वाली किरणें इसके अंदर फैल सके, है ना। क्योंकि हमें छोटा से जाना है बड़ा के पास। ये आपका मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वस्तु है और ये आपका जो है वो एक नली है। नली के यहाँ पे लगा रहता है आपका अभिदृश्यक और यहाँ पे लगा होता है नेत्रिका। ये अभिदृश्यक जब भी होगा तो वस्तु के पास और ये नेत्रिका जब भी होगा तो नेत्र के पास होगा, है ना। तो इसका ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो आपका लेंस होता है उसका जो द्वारक होता है वो छोटा होता है। उसका तीन कारण है। कितना कारण, तीन कारण। सबसे पहला कारण ये है कि वस्तु से आने वाली किरणें अच्छे से फैल सके। दूसरा कारण ये है कि इससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका स्पष्ट दिखने वाला बनेगा। और जो तीसरा है वो ये है आपका कि इससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो काफ़ी चमकीला बनेगा, जो कि आपको अच्छे से दिखेगा, उसमें चमक ज़्यादा होगा। तो बताइए कि द्वारक छोटा होने से कितना फ़ायदा, तीन, और वही आपको एग्जाम में लिखना है। चलिए हम अपने आते हैं आंसर पे। सवाल है आपका कि संयुक्त सुंदरसी में अभिदृश्यक का द्वारा छोटा होता है क्यों, तो इसका यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं। एग्जाम में अगर आए तो आपको यहाँ से लिखना है भाई आंसर। क्या लिखना है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में किसका, अभिदृश्यक का द्वारक, किसका द्वारक, अभिदृश्यक का, अभिदृश्यक का द्वारक छोटा होता है, छोटा होता है क्योंकि, छोटा होता है क्योंकि, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज करके लिख सकते हैं, क्योंकि वस्तु से आने वाली किरणें, वस्तु से आने वाली किरणें फैल सके, आने वाली किरणें फैल सके, एक हो गया कारण। दूसरा कारण ये है कि प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई दे। और जो आपका तीसरा पॉइंट होगा वो ये होता है आपका प्रतिबिंब
चमकीला दिखाई दे। तो बताइए कि यहाँ पे जो आपका आंसर में हमें कितना पॉइंट को इंक्लूड करना है, 3 पॉइंट को, कि अभिदृश्यक का छोटा होने से हमें सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इससे जो है वस्तु से आने वाली किरणें क्या हो सके, फैल सके। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि इससे जो प्रतिबिंब है वो कैसा दिखाई दे सके, स्पष्ट। और तीसरा फ़ायदा ये है आपका कि प्रतिबिंब जो है वो आपको कैसा दिखाई दे, चमकीला। अगर एग्ज़ाम में आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देते हैं तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। तो ये तो बड़ा आसानी से आप लोग समझ गए। और अगर हम बात करते हैं कि संयुक्त सूत्रदर्शी होता कैसा है, एक ढांचा हम तैयार कर देते हैं। देखिए, आप लोग देखा भी होगा। देखिए, कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है। कुछ इस प्रकार से होता है। ये जो आपका यहाँ पे जो है वो वस्तु होता है, वस्तु के जो सामने होता है, जो बगल में होता है, उसी को हम बोलते हैं अभिदृश्यक। क्या इसको बोलते हैं? अभिदृश्यक। और ये जो आपका आँख के पास दिखाई दे रहा है, ये वाला इसी को हम बोलते हैं नेत्रिका। ठीक है? इतना बातें आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है कि किसी तत्व के नाभिक से, ये आपका केमिस्ट्री का भी सवाल है ना? किसी तत्व के नाभिक से कौन-कौन अल्फा और बीटा कणों के उत्सर्जन के कारण आवर्त सारणी में परमाणु की स्थिति में परिवर्तन लिखिए। क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि जैसे हम बताए थे कि रेडियो एक्टिव पदार्थ से लगातार अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे जो है वो लगातार निकलते रहता है। निकलने से क्या होता है कि वो परमाणु जो है वो उसका आकार जो है धीरे धीरे छोटा हो जाता है। तो बताओ कि जब अल्फा निकलता है तब क्या प्रभाव पड़ता है, अगर बीटा निकालेंगे तब क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर हम गामा निकालते हैं तब क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहाँ पे सवाल में सिर्फ पूछा गया है अल्फा और बीटा के बारे में। ठीक है, बड़ा सिंपल है। देखिए, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपका जो है वो एक्स कोई एलिमेंट है। ध्यान से सुनिएगा, एक्स कोई एलिमेंट है जिसका परमाणु संख्या जेड है, क्योंकि परमाणु संख्या को हम जेड के द्वारा सूचित करते हैं और द्रव्यमान संख्या को हम ए के द्वारा सूचित करते हैं। राइट? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं भैया कि ये एक्स क्या है, हम बोलेंगे भाई मेरे एक्स जो है वो किसी तत्व को हम मान लेते हैं, बस तत्व है। ये जेड क्या है, तो जो तत्व के नीचे लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं परमाणु संख्या। क्या इसको बोलते हैं? परमाणु संख्या। ठीक। और ये जो इसके माथे पे लिखा रहता है ए का मतलब होता है द्रव्यमान संख्या। कौन सी संख्या? द्रव्यमान संख्या। ठीक है। अब बताओ कि यहाँ से अगर हम किसी एक अल्फा कण को निकालते हैं, एक अल्फा कण को निकालते हैं, तो एक अल्फा कण जो होता है वो आपका हीलियम के समान होता है। जैसे हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है और द्रव्यमान संख्या 4 होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी अल्फा कण निकलता है तो वह किसके बराबर होता है, तो हम बोलेंगे भैया हीलियम के बराबर होता है। यानी कि अगर एक अल्फा कण निकलेगा तो समझो कि एक हीलियम क्या हो गया, निकल गया। और अगर एक हीलियम निकलेगा तो परमाणु संख्या में कितना का कमी होगा, 2 का कमी होगा। और द्रव्यमान संख्या में कितना का कमी होगा, 4 का कमी होगा। और अगर 2 अल्फा कण निकला तो परमाणु संख्या में 4 का कमी होगा, 2 दूनी 4। और द्रव्यमान संख्या में 4 दूनी 8 का कमी होगा। ठीक है। अगर उसी प्रकार से अगर हम 3 को अल्फा कण निकालेंगे तो परमाणु संख्या में 3 दूनी 6 का कमी होगा और द्रव्यमान संख्या में 3 चौका
12 का कमी होगा। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि अगर एक अल्फा कण निकलता है तो बताइए यहाँ पे एक नया तत्व का निर्माण होगा, उस तत्व का नाम देते हैं वाई। क्या नाम देते हैं? वाई। अब इसका जो परमाणु संख्या है वो अब जेड नहीं रहेगा, जेड में कितना घट जाएगा? 2। तो ये आपका हो गया भैया जेड माइनस 2, और ये आपका हो गया ए माइनस 4। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी तत्व से अगर हम अल्फा को निकालते हैं तो परमाणु संख्या में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होता है। इसी बात को आपको आंसर में लिखना है। ठीक। चलिए, एक चीज तो समझ में आया किसके बारे में? अल्फा के बारे में। अब हम बात करते हैं बीटा के बारे में। देखिए, यहाँ पे लिख लीजिए पहले, परमाणु संख्या में कितना का कमी? परमाणु संख्या में 2 की कमी तथा द्रव्यमान संख्या में कितना का कमी होता है? 4 की कमी होता है। 4 की कमी होता है। कब? जब एक अल्फा को निकालते हैं तब। ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं भैया बीटा को निकालिए। किसको निकालिए? बीटा को। बीटा में कुछ नहीं याद रखना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक तत्व है जिसका नाम हम दे दिए एक्स, कुछ भी ले सकते हैं वैसे आप, एक्स। ठीक। इसका परमाणु संख्या कितना? जेड। द्रव्यमान संख्या कितना? ए। अब बताओ कि इससे जो है वो हम क्या निकाल रहे हैं? तो बोलेंगे भैया एक बीटा कण। कौन सा कण? बीटा कण। जब हम एक बीटा कण निकालते हैं ना तो परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात ये आपका एक नया तत्व का निर्माण होगा और ये हो जाएगा जेड। 1 की वृद्धि हुआ यानी कि जेड प्लस 1, और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ यानी कि पहले भी ए और बाद में भी क्या रह जाएगा? ए ही रह जाएगा। तो बताओ कि जब हम बीटा को निकालते हैं तो क्या परमाणु संख्या में कितना का कमी नहीं, कितना का वृद्धि? तो 1 का वृद्धि और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये चीज आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, राइट? चलिए, इसी बात को जो है वो हमें आंसर में लिखना है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं अपना आंसर, जो कि आपको एग्जाम में लिख के आना है। यहाँ पे लिखना है कि जब किसी तत्व से अल्फा कण का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है तो उत्सर्जन होता है तो तत्व के परमाणु संख्या में, परमाणु संख्या को भाई सूचित कैसे करते हैं? तो जेड के द्वारा, है ना। परमाणु संख्या में 2 की कमी तथा द्रव्यमान संख्या में, द्रव्यमान संख्या में द्रव्यमान संख्या को हम इंडिकेट करते हैं ए के द्वारा। द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होता है। ये हम बात कर लिए किसके बारे में? तो अल्फा के बारे में। लेकिन सवाल में जो है वो अल्फा और बीटा दोनों पूछा गया है, तो पैराग्राफ चेंज करके हम बीटा के बारे में भी लिख लेंगे। क्या लिखना है? इसी प्रकार से यहाँ पे जब किसी तत्व से बीटा कण का
कण का उत्सर्जन होता है तो उत्सर्जन होता है तो तो परमाणु संख्या में एक की वृद्धि, यहाँ पे ध्यान देना है, परमाणु संख्या में एक की वृद्धि, एक की वृद्धि तथा द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्यमान संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। और अगर कभी कोई पूछ दे आपसे कि भैया अगर गामा निकलेगा तब अल्फा का बता दिए, बीटा का बता दिए, तो गामा निकलेगा तब क्या होगा, तो हम बोलेंगे ना तो परमाणु संख्या पे कोई प्रभाव पड़ेगा और न ही द्रव्यमान संख्या पे कोई प्रभाव पड़ेगा, अर्थात किसी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक, तो ये आपका 2 सवाल कंप्लीट हुआ। तीसरे सवाल की अगर हम बात करते हैं तो बड़ा प्यारा सा सवाल है और ये भी आपका केमिस्ट्री में भी पढ़ने का है कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर लिखें। तो अंतर हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप केवल इसका परिभाषा लिख लीजिए, है ना? ये नाभिकीय विखंडन का परिभाषा, नाभिकीय संलयन का परिभाषा, फिर भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। या तो इसको हम क्या करते हैं, बीच से पार्टिसिपेट करके नाभिकीय विखंडन का अलग पॉइंट, नाभिकीय संलयन का अलग पॉइंट, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो अगर हम पॉइंट वाइज लिखते हैं ना, तो एग्जामिनर की नज़र में ये रहता है कि विद्यार्थी काफ़ी अच्छे हैं। तो हम क्या करते हैं कि पॉइंट वाइज ही लिखने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसे लिखने से पहले आप पहले इसको समझ लें। ठीक, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि भाई नाभिकीय विखंडन, इसका मतलब क्या होता है, इसको अच्छे समझिए कि नाभिकीय विखंडन का मतलब, नाभिकीय का मतलब होता है नाभिक और विखंडन का मतलब होता है तोड़ना। विखंडन का मतलब क्या होता है, तोड़ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब होता है कि कोई एक बड़ा नाभिक है, उसको तोड़ देना है। बड़ा नाभिक को दो छोटे छोटे नाभिक में तोड़ना, दो छोटे छोटे नाभिक में तोड़ना। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग पढ़ा होगा कि यूरेनियम, यूरेनियम को हम, यूरेनियम एक बड़ा नाभिक है और इसको हम 2 भागों में तोड़ देते हैं। एक हम तोड़ते हैं बेरियम और दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो होता है क्रिप्टन। जिसका बेरियम जिसका परमाणु संख्या होता है 56 और क्रिप्टन जिसका परमाणु संख्या होता है 36। यानी कि बड़े नाभिक को हम 2 छोटे छोटे नाभिक में तोड़ दिए और ये तोड़ने की जो घटना है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन। अब सवाल ये रहा कि भैया अगर ये टूटता है, ठीक है, अगर ये टूटता है तो साथ ही साथ हमें ऊर्जा उत्सर्जित होती है। क्या उत्सर्जित होती है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। जब नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया होती है तो अधिक मात्रा में क्या उत्पन्न होता है, उष्मा उत्पन्न होता है। ये जो ऊर्जा है वो उष्मा के रूप में उत्पन्न होता है और वो भी कितना, जो हम बता देते हैं, 200 मेगा वोल्ट। कितना, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा जो है, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताइए कि नाभिकीय विखंडन में जो है वो कितना ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो आप लोग का आंसर होना चाहिए 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक, उसके बाद
उसके बाद एक और अच्छी बात बता देते हैं, परमाणु बम नाम सुना होगा। परमाणु बम जो है वो इसी नाभिकीय अभिक्रिया पर कार्य करता है। कौन? परमाणु बम। परमाणु बम इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। पर कार्य करता है। ठीक है। तो नाभिकीय विखंडन में आपने क्या सीखा कि इसमें बड़े नाभिक को दो छोटे छोटे नाभिक में तोड़ दिया जाता है। और हमने ये सीखा कि इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो भी उष्मा के रूप में। और कितना होती है? तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक उसी प्रकार से हम बात करते हैं नाभिकीय संलयन में। नाभिकीय संलयन का मतलब होता है जोड़ना। ये विखंडन का मतलब होता था तोड़ना, और वहाँ पे संलयन का मतलब होता है जोड़ना। यानी कि दो छोटे छोटे नाभिक को जोड़ के एक बड़ा नाभिक बना लेंगे, जिसको हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन। क्या बोलते हैं उसको? नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन के अगर हम बारे में बात करते हैं, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें होता क्या है, तो हम बता देते हैं। इसमें दो छोटे छोटे नाभिक को जोड़ देते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इस सिद्धांत पे कौन काम करता है, तो आप लोग जो है वो नाम सुना होगा हाइड्रोजन बम का। कौन सा बम का? हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा बम? हाइड्रोजन बम इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो 200 तो नहीं होती है, इससे होती है आपका 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना उत्पन्न होती है? 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना बातें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करते हैं कि सूर्य के पास जो ऊर्जा है वो किसके कारण है, तो हम बोलेंगे नाभिकीय संलयन के कारण। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी ले देते हैं। सूर्य का ऊर्जा स्रोत, इसका भी जो कारण है वो कौन है? नाभिकीय विखंडन की नाभिकीय संलयन। तो हम बोलेंगे भाई नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम जो है वो कौन सा सिद्धांत पे काम करता है? नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन? तो मेरा आंसर होगा नाभिकीय संलयन। ये जो परमाणु बम है वो कौन सा सिद्धांत पे काम करता है? मेरा आंसर होगा नाभिकीय विखंडन। ठीक है। तो ये आप जो जो हम थ्योरी अभी पढ़ाए वो आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम देने वाला है। ठीक। अब हम अपने आते हैं आंसर पे, क्योंकि ये आपको आंसर में ऐसे नहीं लिखना है, आपको आंसर में बिल्कुल व्यवस्थित करके लिखना है। अब वो व्यवस्थित करने का तरीका हम सिखाते हैं। राइट। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं अपना आंसर। जो भी बताएं बस उसी को लिख देना है इस प्रकार से। यहाँ शुरू करना है आंसर। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन में निम्नलिखित अंतर है ना। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है बस, मस्त वाला। निम्नलिखित अंतर है। इतना लिखने के बाद जो है 20 से इसको डिवाइड कर देना है इस प्रकार से, है ना। और इधर लिखना है आपको नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन
इधर लिखना है नाभिकीय संलयन। राइट। चलिए, दोनों के बारे में जो है वो हम 3-3 पॉइंट लिख देते हैं, आपको 2 नंबर जो है वो आसानी से मिल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला। आप लोग खुद से बताइए, नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? एक बड़ा परमाणु, एक बड़ा नाभिक जो है वो 2 छोटे-छोटे नाभिक में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। इस बात को यहाँ पे लिख लिया जाए, तो हम बोलेंगे इसमें इसमें एक बड़ा नाभिक 2 छोटे-छोटे नाभिक में 2 छोटे-छोटे नाभिक में टूट जाता है। इसमें क्या होगा? इसका उल्टा, इसमें क्या होगा कि 2 छोटा-छोटा नाभिक मिल के एक बड़ा नाभिक का निर्माण करता है। इसमें 2 छोटा-छोटा 2 छोटा-छोटा नाभिक मिलकर नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक का एक बड़ा नाभिक का निर्माण करता है। ये एक अंतर जो है वो आप लोग लिख लिए। अगर हम दूसरा अंतर की बात करते हैं, दूसरा अंतर ये होगा कि इसमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित होता है। उत्सर्जित होता है। तो बताओ कि भाई कि नाभिकीय संलयन में कितना होता है? तो हम बोलेंगे भैया इसमें होता है 24, है ना? इसमें 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित होता है। ठीक है, एक पॉइंट और इसमें लिखना है। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है कि परमाणु बम इसी सिद्धांत पर इसी सिद्धांत पर काम करता है। इसमें आपको लिखना है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम इसी सिद्धांत पर काम करता है। इसी सिद्धांत पर काम करता है। चलिए, दोनों का जो है वो आपका 3-3 पॉइंट समाप्त हो गया। बस आपको इतना ही लिख के चले आना है। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल का, और वो आपका है एक प्यारा सवाल कि परमाणु रिएक्टर में मंदक, शीतलक और नियंत्रक छड़ों की उपयोगिता को लिखें। यानी कि एक मशीन है यहाँ पे, ये परमाणु रिएक्टर जो है वो क्या है? तो हम बोलेंगे भैया मशीन है। क्या है ये? मशीन है। अगर ये मशीन है तो ये मशीन जो है कुछ न कुछ काम करता होगा, है ना? तो ये मशीन जो है वो करता क्या है? न्यूट्रॉन को, किसको? न्यूट्रॉन को या न्यूट्रॉन का उपयोग कर
नाभिक का विखंडन करवाता है, नाभिक को तोड़ता है ये। कहता है कौन? नाभिकीय रिएक्टर। तो बताइए कि नाभिकीय रिएक्टर जो है वो एक प्रकार का क्या है भाई? तो बोलेंगे मशीन माइंड में हो गया सेट कि नाभिकीय रिएक्टर कुछ नहीं है, कोई बाजा टीवी नहीं है, यह एक प्रकार का मशीन है। और ये मशीन का काम है न्यूट्रॉन के द्वारा, किसके द्वारा? न्यूट्रॉन के मदद से नाभिक को तोड़ना, है ना। यानी कि न्यूट्रॉन का बमबारी करवाया जाता है इसके द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा न्यूट्रॉनों का क्या किया जाता है? बमबारी, है ना, ताकि नाभिक जो है वो आपका क्या हो सके? टूट सके। चलिए इतना बात समझ में आया। नाभिकीय रिएक्टर में जो है वो तीन चीज का प्रयोग किया जाता है। किसका किसका? मंदक का, शीतलक का और नियंत्रक छड़ का। तो सबसे पहले ये है आपका कि मंदक का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो हम बोलेंगे भैया न्यूट्रॉन का, क्योंकि इसमें पूरा खेला जो है वो किसका होता है? न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का वेग को कम करने के लिए, करने के लिए अगर न्यूट्रॉन का वेग अधिक है और उसको कम करना है, तो कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो बोलेंगे मंदक का। अब सवाल ये रहा कि कैसे, मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सबसे बेस्ट वाला इसका एग्जाम्पल होता है भारी जल। कौन सा जल? भारी जल। और भारी जल को हम बोलते हैं D2O, है ना। क्या प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। किस रूप में? मंदक के रूप में। किस में? नाभिकीय रिएक्टर में। इतना बातें क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं भैया शीतलक का क्या काम है ना। ये जो शीतलक है, इस शीतलक का क्या काम है? हम बोलेंगे न्यूट्रॉन के द्वारा, न्यूट्रॉन के द्वारा जो ऊष्मा उत्पन्न होता है, जो ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे कम करने के लिए, उसे कम करने के लिए, यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में जब न्यूट्रॉनों के द्वारा बमबारी करवाया जाता है तो उस दौरान जो है काफ़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। उस ऊष्मा को कम करने के लिए हम शीतलक का प्रयोग करते हैं। और शीतलक के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? जैसे मंदक के रूप में हम किसका प्रयोग किए थे? आप लोग बताइए कि भैया हम किए थे भारी जल का और हम किए थे ग्रेफाइट का। ठीक उसी प्रकार से शीतलक के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे? तो हम बोलेंगे नॉर्मल वाटर का, जो हम बोलते हैं जल। और जल का सूत्र होता है H2O, या हम बोल सकते हैं CO2 गैस। कौन सा गैस? CO2 गैस का प्रयोग करते हैं किस रूप में? शीतलक के रूप में। वैसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो आपका कौन है? जल है। ठीक। तीसरा कौन सा छड़ है भाई? नियंत्रक छड़। ये नियंत्रक छड़ जो है वो किसको नियंत्रित करता है? तो हम बोलेंगे न्यूट्रॉन की संख्या को। अगर न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा निकलने लगे और उसको कंट्रोल करना है तो हम किसके द्वारा करेंगे? तो नियंत्रक छड़ के द्वारा करेंगे। अर्थात नियंत्रक छड़ का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो यहाँ पे मेरा आंसर होगा न्यूट्रॉन की संख्या को, न्यूट्रॉन की संख्या को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल होगा वो आपका होगा कैडमियम का छड़। किसका छड़? कैडमियम का छड़। ये ऑब्जेक्टिव में भी कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। कौन सा? कैडमियम। कैडमियम का छड़। ठीक है। तो ये आपका होगा, हो गया आपका संक्षेप में नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित कुछ बातें, है ना।
तो ये बताइए, फिर से हम बात करते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर क्या है। तो नाभिकीय रिएक्टर एक मशीन है। इस मशीन के द्वारा नाभिक में न्यूट्रॉन का बमबारी करवाया जाता है ताकि नाभिक क्या हो सके, टूट सके, है ना। तो उस दौरान जो है वो नाभिक का बेग, कभी कभी न्यूट्रॉन का जो बेग होता है बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जिसको नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम मंदक का प्रयोग करते हैं। अब मंदक का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो मेरा आंसर होगा भारी जल के रूप में तथा ग्रेफाइट के रूप में। दूसरा बात यह है कि जब न्यूट्रॉन का बमबारी करवाते हैं तो उस समय जब नाभिक टूटता है तो अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, और उस ऊष्मा को ठंडा करने के लिए, कम करने के लिए हम शीतलक का प्रयोग करते हैं। और शीतलक को हम किस रूप में प्रयोग करते हैं, तो जल के रूप में प्रयोग करते हैं या CO2 के रूप में प्रयोग करते हैं। कभी कभी इसमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो ज़्यादा निकलने लगता है, जिसको कंट्रोल करने के लिए हम नियंत्रक छड़ का प्रयोग करते हैं। और किस रूप में करते हैं, तो मेरा राइट आंसर होगा कैडमियम छड़ के रूप में करते हैं। ठीक। तो अगर हम चाहें तो यहाँ से भी आंसर लिख लेंगे कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक ये काम करता है, शीतलक ये काम करता है, और नियंत्रक छड़ ये काम करता है। ये आंसर जो है आप लोग खुद से लिख लीजिएगा अब, है ना। वैसे बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। क्या लिखना है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक न्यूट्रॉन का वेग को क्या करता है, कम करता है। शीतलक न्यूट्रॉन के द्वारा जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या करता है, कम करता है। तथा नियंत्रक छड़ जो है वो न्यूट्रॉन की संख्या को क्या करता है, नियंत्रित कर देता है। इतना आप लोग खुद से लिख लीजिएगा अपने नोट्स जो बना रहे हैं, है ना। हम पहले भी बोल चुके थे कि 125 क्वेश्चन जो हम करवाएंगे उसका एक अलग से प्यारा सा कॉपी लेके 125 क्वेश्चन का आंसर जो है वो खुद से लिख लीजिएगा, ताकि ये आपके एग्जाम के टाइम में काफ़ी मदद साबित हो करेगा। और उसको रिवीजन करने में जो टाइमिंग बचेगा ना, बहुत ही अच्छा बचेगा। ठीक। चलिए आगे हम बात करते हैं अगला सवाल का। आयन मंडल क्या है? बहुत छोटा सवाल है। आयन मंडल क्या है? हम बता देते हैं कि ये कुछ नहीं है, ये आपका पृथ्वी है, राइट। ठीक। और अगर हम ये वाला बात करते हैं तो 80 किलोमीटर से, कहाँ से, 80 किलोमीटर से अगर हम 300 किलोमीटर की बात करते हैं, कहाँ से कहाँ, 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर का ये जो आवरण है ना, ये वाला इसी को हम बोलते हैं आयन मंडल। इसको क्या बोलते हैं, आयन मंडल। तो बताइए कि आयन मंडल कहाँ से कहाँ फैला हुआ है। मेरा राइट आंसर होगा भैया, कहाँ से कहाँ, 80 किलोमीटर से लेके कहाँ तक, 300 किलोमीटर तक कौन फैला हुआ है, आयन मंडल। और आपको हम संचार प्रणाली में पढ़ाए थे कि कौन सा ऐसा तरंग है जो आयन मंडल से परावर्तित होकर पृथ्वी तक पहुंचती है, उसका नाम है कौन सा, आकाश तरंग। कौन सा तरंग, आकाश तरंग। तो बताइए कि यहाँ से कोई तरंग निकला और ये आयन मंडल से टकराया और वापस पृथ्वी पे ही पहुंच गया। इस वाले तरंग को हम क्या बोले थे, याद करिए। इस वाले तरंग को हम बोले थे भैया आकाश तरंग। कौन सा तरंग, आकाश तरंग। तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, वैसे हमने बता दिया। अगर आयन मंडल का परिभाषा पूछे तो सिंपल में लिखना है कि वायुमंडल में, क्या लिखना है, वायुमंडल में 80 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक फैलने वाले आवरण को या फैले हुए आवरण को आयन मंडल कहते हैं, है ना। इसमें कौन सा तरंग जो है वो आपका, कौन सा तरंग का संचरण होता है, तो मेरा राइट आंसर होगा आकाश तरंग का। कौन सा तरंग का, आकाश तरंग का। चलिए इस बात को हम यहीं पे लिख लेते हैं, बहुत छोटा ही सवाल था। इसका आंसर यहाँ से शुरू करते हैं। पृथ्वी के सतह से पृथ्वी के सतह से ऊपर वायुमंडल का, वायुमंडल का वह आवरण, 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 वायुमंडल का
वह आवरण जो कहाँ से कहाँ फैला हो, जो 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक फैला हो, उसे आयन मंडल कहते हैं। उसे आयन मंडल कहते हैं। ठीक है, अगर ये भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, कि आयन मंडल के परावर्तन से ही कौन सा तरंग आते हैं, आकाश तरंग आते हैं। इसे छोड़ दीजिए, यहीं तक आप लोग लिख लीजिएगा, आपको 2 नंबर जो है आसानी से मिल जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल की बात करते हैं, बड़ा छोटा सवाल था ये। अगला सवाल क्या है कि डी ब्रोगली तरंग क्या है। नाम तो बड़ा सुंदर है भाई, कौन सा तरंग, डी ब्रोगली तरंग क्या है, इसकी तरंगदैर्घ्य के लिए क्या लिखें, व्यंजक लिखें। वैसे डी ब्रोगली जो है ये वाला, डी ब्रोगली जो है वो आपका वैज्ञानिक का नाम है। किसका नाम है, वैज्ञानिक का नाम, किसका नाम है ये, वैज्ञानिक का नाम है। ठीक, डी ब्रोगली ने एक बात बताया, डी ब्रोगली का एक कथन है, और वो कथन आपका ये है कि जितने भी गतिशील कण हैं, ध्यान से सुनना, जितने भी गतिशील कण है वो तरंग की तरह काम करता है। रिपीट अगेन, जितने भी गतिशील कण है, यानी कि गतिशील कण, गतिशील कण एक तरंग की तरह कार्य करता है। ये बात जो है वो कौन बताए, डी ब्रोगली ने बताए, और उस तरंग का इन्होंने एक नाम रख दिया, वो भी अपने नाम पे, और उसका नाम जो है वो क्या रखा, डी ब्रोगली तरंग, डी ब्रोगली तरंग। और अगर ये तरंग है तो इसका तरंगदैर्घ्य भी जरूर होगा, क्योंकि प्रत्येक तरंग में आवृत्ति होती है, आयाम होती है, तरंगदैर्घ्य होती है, आवर्तकाल होती है, तो इसका भी कुछ ना कुछ तरंगदैर्घ्य होगा। और इसका जो तरंगदैर्घ्य होगा उसका एक प्यारा सा सूत्र है, और वो सूत्र ये है, देखिए, तरंग धैर्य, इसके तरंगदैर्घ्य को हम इंडिकेट करते हैं, वैसे तरंगदैर्घ्य को सूचित किया जाता है किसके द्वारा, लेमडा के द्वारा। किसके द्वारा, लेमडा के द्वारा। और लेमडा का एक प्यारा सा सूत्र होता है H/P। अब बोलो भैया H किसको बोलते हैं, पूछिए। हम बोलेंगे H जो है वो एक कांस्टेंट मान है, और इसको बोलते हैं प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक, है ना। यदि कोई पूछे कि H क्या है तो आप लोग का आंसर होना चाहिए प्लांक नियतांक। और ये P क्या है, तो हम बोलेंगे भाई P जो है वो संवेग होता है ना। और संवेग का अगर कोई फॉर्मूला पूछे तो हम बोलेंगे m×v, यानी कि उसका द्रव्यमान और वेग को ही, उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही हम क्या बोलते हैं, संवेग कहते हैं। तो बताइए कि तरंगदैर्घ्य को सूचित कैसे करते हैं, लेमडा से। और तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला क्या होगा, H/P होगा, जहाँ पे H को बोलते हैं प्लांक नियतांक, और P को बोलते हैं मोमेंटम यानी कि संवेग। और संवेग का एक प्यारा सा फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग, यानी कि m×v बराबर mv, है ना। तो अगर कोई पूछे कि P का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग को पहले से भी याद होगा, m×v, द्रव्यमान गुना वेग, जहाँ पे m को बोलते हैं मास, मास को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। v को बोलते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, वेग।
पी जो है वो आपका मोमेंटम होता है। मोमेंटम को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे भैया संवेग। ठीक है। दूसरी बात, ये जो डी ब्रोगली तरंग है इसका एक और नाम है, और वो नाम है आपका द्रव्य तरंग। क्या नाम है? द्रव्य तरंग। इसको याद रखिएगा अपने माइंड में। ठीक है। तो बताओ कि जितना भी गतिशील कण है सब एक तरंग की भांति कार्य करता है। ये बात किसने बताया? डी ब्रोगली साहब ने बताया, और उसका नाम जो है उन्होंने क्या रखा? तो अपने नाम पे ही रख दिया, डी ब्रोगली तरंग। और अगर ये तरंग है तो इसके पास तरंग दैर्घ्य होगा ही होगा। और तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला इन्होंने क्या दिया? तो एच अपॉन पी, जहाँ पे एच को बोलते हैं प्लांक नियतांक और पी को हम बोलते हैं संवेग, है ना। ये प्लांक नियतांक का जो मान होता है भाई वो आपका कांस्टेंट होता है, क्योंकि नाम से ही है नियतांक। नियतांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और इसका मान होता है 6.62 गुने 10⁻34, है ना। ये भी कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। ठीक। चलिए, तो एग्जाम में इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको एग्जाम में अच्छे से सरिया के लिखेंगे, और वो इस प्रकार से लिखेंगे। चलिए यहाँ से लिखते हैं हम आंसर। गतिशील कण, बस शॉर्ट आंसर लिखिए इसका। गतिशील कण तरंग की भांति कार्य करता है। उसे डी ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंग कहते हैं। द्रव्य तरंग कहते हैं, ये लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ से डी ब्रोगली तरंग का तरंग दैर्घ्य। डी ब्रोगली तरंग का तरंग दैर्घ्य, है ना। इसका व्यंजक लिखना है ना, तो यहाँ पे लिखिएगा तरंग दैर्घ्य को सूचित करते हैं लेमडा से, और लेमडा इजकल टू एच अपॉन पी। बस यहाँ तक जो है वो आप लिख दीजिएगा, और यहाँ पे लिख दीजिएगा जहाँ जहाँ एच क्या है? तो बोलिएगा प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक। कोई पूछेगा पी क्या है, तो आप लोग बोलिएगा संवेग। संवेग किसको कहते हैं भाई? हम बोलेंगे द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। ये आपका टोटल कितना प्रश्न हो गया? 6 प्रश्न। ये है आपका 7वां। लगता है डी ब्रोगली से ही संबंधित है। देखो तो, दिखाएं कि ई ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे डी लिखा हुआ है जबकि इसको लिखाना चाहिए था इस प्रकार से, डी ब्रोगली तरंग लेमडा बराबर, ये आपका जो है भाई टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा है, लेमडा बराबर एच बटा रूट अंडर 2m ई। अगर जिस बच्चे को ये नहीं दिख रहा है तो ये हमको शॉर्टकट में लिख देना है, सिद्ध करें कि, सवाल इस रूप में भी लिखा रह सकता है, सिद्ध करें कि। क्या सिद्ध करना भाई? तो लेमडा बराबर एच बटा रूट अंडर 2m ई, राइट। यानी कि इस बात को हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। देखिए बड़ा आसानी से प्रूफ हो जाएगा, और बड़ा मजेदार तरीके से प्रूफ होगा, बस आप लोग देखते रहिए। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। यानी कि हम डायरेक्ट यहाँ से हम आंसर लिखते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिखिएगा कि हम जानते हैं कि वी नो दैट, अभी अभी हम जस्ट बताए थे कि लेमडा का कोई फॉर्मूला बताए थे, लेमडा बराबर एच
अपॉन पी। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बताइए कि हमको प्रूव क्या करना है, लेमडा बराबर एच बटा रूट अंडर 2m ई। अब बताइए कि आपका जो समीकरण है वो क्या कर रहा है कि लेमडा बराबर एच अपॉन पी। अगर हम इस पी के जगह पे इतना ले आते हैं तो हम मेरा प्रूफ संपन्न हो जाता है। अब मेन काम ये है आपका कि पी के जगह पे क्या लाना, रूट अंडर 2m ई लाना। अब ये देखते हैं कि आता कैसे है, ये देखते जाइए आप। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, लेमडा बराबर एच अपॉन पी। ठीक है, उसके बाद गतिज ऊर्जा का, क्योंकि डी ब्रोगली का कहानी ये था गतिशील कण के बारे में। जैसे मान लीजिए कि यह एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बात करें कि इसका जो वेग है, ये वेग कितना है, तो हम बोलेंगे भैया भी है। अगर हम पूछे कि इसका द्रव्यमान कितना है, तो आप लोग बोलिएगा कि इसका द्रव्यमान जो है वो आपका m है। कितना है, m है। ठीक, अब बताओ कि इसके पास जो ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा, क्योंकि जब कोई कण गति में रहता है तो उसके पास जो ऊर्जा होता है, उस ऊर्जा को हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा को सूचित करते हैं ई के द्वारा, चाहे ई के द्वारा, दोनों बात बराबर है। यहाँ पे केवल ई लिखा गया, चलो हम ई ही मान लेते हैं। ई बराबर आप लोग जानते हैं क्या चीज, आप एम भी स्क्वायर। यहाँ पे द्रव्यमान कितना है, हम बोलेंगे कैपिटल एम, वेग कितना है भी, और इसका स्क्वायर होता है, यानी कि E बराबर हाफ एम भी स्क्वायर। और हम क्या जानते हैं, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। इसी दोनों का यूज करके हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। ठीक, तो चलिए, यहाँ तक तो क्लियर है कि हम क्या जानते हैं, लेमडा बराबर एच अपॉन पी, अभी जस्ट हम बताए थे इसके ऊपर वाला क्वेश्चन में। अब हम लिखेंगे कि E बराबर क्या है भाई, हाफ एम भी स्क्वायर। ठीक, अब देखो क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। E बराबर, एक बात बताओ कि अगर ये भी स्क्वायर है और हम चाहते हैं कि m का भी स्क्वायर करें, तो m का स्क्वायर करने के लिए हमको m से ऊपर गुना करना पड़ेगा। अगर m से गुना करेंगे तो हमें m से भाग भी देना होगा। तो ये आपका हो गया हाफ, ये है m भी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अपना मन से जो है ऊपर m से गुना करेंगे, तो नीचे भी हमें m से क्या देना होगा, भाग देना होगा। तो ये m से अगर हम ऊपर गुना करते हैं तो नीचे हम m से क्या करेंगे, भाग देंगे। ऐसा क्यों किए हैं, जस्ट कुछ लाइन के बाद आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, E बराबर हाफ, ये m गुना m कितना हुआ, तो बोलिएगा भैया m स्क्वायर भी स्क्वायर, और ये m जो है 2 के साथ गुना हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 2m। ठीक, चलिए, बहुत अच्छा, बड़ा आसानी से हो जाएगा, सिर्फ घबराने की कोई बात नहीं है। E इजकल टू 1/2m। एक बात बताओ, m स्क्वायर भी स्क्वायर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, m भी का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइए कि m गुना भी को हम क्या बोलते हैं, p। तो इस m भी के जगह पे जो हम लिखेंगे भाई, वो आपका क्या लिखेंगे, देखिए तो, E बराबर 1/2m, और ये आपका हो जाएगा m इंटू भी को क्या बोलते हैं, p। ये हो जाएगा p का स्क्वायर। यहाँ से हम अगर पी स्क्वायर का मान निकालते हैं तो ये 2m जो है वो किसके साथ चला जाएगा, ई के साथ चला जाएगा, और ये क्या होगा, तो बोलिएगा पी स्क्वायर बराबर होगा 2m ई। ये मान किसका आया, पी स्क्वायर का। अगर हम पी निकालते हैं तो ये स्क्वायर उधर जाके जो है वो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, यानी कि रूट अंडर 2m ई।
अब जरा देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। ये था ना, लेमडा बराबर एच अपॉन पी। और अगर इस पी के जगह पर, अगर इस p के जगह पे अगर हम इस मान को लिख दें तो वो आपका जो हम प्रूव करने वाले थे, क्या वही व्यंजक आ जाएगा? हाँ, वही व्यंजक आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण एक से। क्या लिखेंगे हम? समीकरण एक से। तो बताइए कि समीकरण एक क्या कहता था? तो बोलिएगा लेमडा इजकल टू एच बटा पी। और पी का जो हम मान निकाले हैं वो कितना निकाले हैं? रूट अंडर 2m। अब बताइए क्या हमको यही प्रूव करना था? यस। यहाँ पे जो हमें लिखना है वो क्या लिखना है? प्रूव्ड। राइट। तो बताइए कि ये जो प्रूव है वो बिल्कुल आसान था कि नहीं था? है ना, बिल्कुल आसान था। और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक। चलिए, दूसरी बात, आप लोग जो है वो कमेंट और लाइक में कोई भी कमी नहीं करिएगा। पूरा जम के कमेंट करना है और जम के लाइक करना है ना? क्योंकि इससे हमें जो है वो एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और पढ़ाने में भी थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो बच्चे को समझ में आया। ठीक। तो आप लोग जो है वो कमेंट और लाइक में कोई भी कमी नहीं करिएगा। ठीक। चलो, अगला जो सवाल है वो आपका क्या है? आवर्धन और आवर्धन क्षमता में अंतर क्या है? किसमें किसमें? आवर्धन और आवर्धन क्षमता में अंतर क्या है? चलिए, सबसे पहली बात आपको बता देते हैं कि आवर्धन जो है वो कुछ नहीं होता है, इसी का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं रैखिक आवर्धन। क्योंकि इसको मतलब होता है दूरी से। आवर्धन को मतलब होता है केवल दूरी से और दूरी होता है रेखा में, इसलिए इसका नाम पड़ गया रैखिक आवर्धन। क्या नाम पड़ गया इसका? रैखिक आवर्धन। अगर हम आवर्धन क्षमता की बात करते हैं तो इसका रिलेशन होता है कोण से, इसलिए इसको हम बोलते हैं कोणीय आवर्धन। ठीक है। दूसरी बात, रैखिक आवर्धन का अगर कोई फॉर्मूला पूछे, आवर्धन या रैखिक आवर्धन का कोई फॉर्मूला पूछे तो आप लोग पढ़ा होगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ये चीज जो है वो हम लोग 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है। दूसरी बात, अब जो इसका जो मान होता है, इसका जो वैल्यू होता है, वो आपका होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। चलिए, उसके बाद हम इसमें एक चीज़ और बताते हैं। इसमें प्रतिबिंब की दूरी बढ़ने से, यानी कि भी का मान बढ़ाने पर आवर्धन का मान बढ़ता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भैया भी को क्या बोलते थे? प्रतिबिंब की दूरी। यू को क्या बोलते हैं? वस्तु की दूरी। है ना, प्रकाश में पढ़े होंगे कि भी को बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, यू को बोलते हैं वस्तु की दूरी। चलिए, तो बताइए कि अगर हम भी का मान बढ़ाते हैं तो आवर्धन का मान जो है, आवर्धन का मान भी जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक। इतना बात हम किसके बारे में बताए? आवर्धन के बारे में। अब हम जो बातें बताने वाले हैं वो किसके बारे में बताएंगे? कोणीय आवर्धन के बारे में। ठीक है। तो कोणीय क्षमता को हम क्या बोलते हैं? कोणीय आवर्धन कहते हैं। और अगर इसका कोई फॉर्मूला आपसे पूछे तो फॉर्मूला में बताइएगा आप प्रतिबिंब का दर्शन कोण। किसका दर्शन कोण भाई? प्रतिबिंब का दर्शन कोण बटा वस्तु का दर्शन कोण। ठीक है।
कितने बच्चे को जो है वो दर्शन कोण समझ में नहीं आया होगा, उसको हम दर्शन कोण पहले समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक वस्तु रखा हुआ है, राइट? ये क्या है? हम बोलेंगे भैया ये वस्तु है या प्रतिबिंब है, जो मानने का है मान लीजिए। और यहाँ से जो है एक इंसान इसको क्या कर रहा है? देख रहा है। अगर ये देखेगा यहाँ से तो ये वाला जो है वो इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। कौन सा रेखा? दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच एक एंगल बनता है और इस एंगल को हम बोलते हैं अल्फा और इसी को बोलते हैं दर्शन कोण। अगर वस्तु को देखेगा तो वस्तु का दर्शन कोण, और अगर प्रतिबिंब को देखेगा तो प्रतिबिंब का दर्शन कोण। वस्तु के दर्शन कोण को अल्फा से सूचित करते हैं और प्रतिबिंब के दर्शन कोण को बीटा से सूचित करते हैं। ठीक। अब अगर इसका कोई मान पूछे, वैल्यू, इसका वैल्यू होता है पता है कितना? डी बटा एफ से 1 + डी बटा एफ तक। अब पूछो भाई ये एफ क्या है, कैपिटल डी क्या है? तो एफ होता है लेंस की फोकस दूरी। किसकी फोकस दूरी? लेंस की फोकस दूरी। यानी कि आवर्धन क्षमता को बढ़ाने का काम किसका होता है? लेंस का। और अगर लेंस है तो उसका फोकस दूरी भी होगा, और उसका फोकस दूरी को सूचित कैसे करते हैं? स्मॉल एफ से। और कैपिटल डी का मतलब होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होता है वो आपका होता है 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये आपका कोई वस्तु है और इसको हम 25 सेंटीमीटर तक लाते हैं तो ये हमको बिल्कुल चकाचक दिखाई देगा। इसी दूरी को हम बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। इंडिकेट कैसे करते हैं? कैपिटल डी से। और कैपिटल डी का मान हमेशा निश्चित होता है 25 सेंटीमीटर। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई इसमें क्या होता है कि अगर हम भी के मान को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये जो कोणीय आवर्धन है वो आपका क्या होता है? घट जाता है। कोणीय आवर्धन जो है वो आपका क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक। तो ये आपका, अगर हम 4 अंतर लिखना चाहें, 3 अंतर लिखना चाहें तो बड़ा आसान से लिख लेंगे। कैसे? ये देखिए। सबसे पहली बात, इधर लिखिएगा आवर्धन, इधर लिखिएगा कोणीय आवर्धन। सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि यह रैखिक आवर्धन होता है, यह कोणीय आवर्धन होता है। एक पॉइंट हुआ। दूसरा, इसका फॉर्मूला लिखिएगा कि इसका फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। इसका फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब का दर्शन कोण बटा वस्तु का दर्शन कोण। ठीक है। तीसरा अंतर लिखिएगा कि इसका जो मान होता है वो होता है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, और इसका जो मान होता है वो d बटा एफ से 1/d 1 + d/f। और चौथा अंतर ये लिखिएगा कि अगर भी के मान को बढ़ाते हैं तो आवर्धन का मान बढ़ता है, और उधर लिखिएगा कि अगर भी के मान को बढ़ाते हैं तो कोणीय आवर्धन का मान घटता है। ये आपको 4 अंतर एग्जाम में क्या कर देना है? लिख के चले आना है। ठीक। चलो, इसको हम यहीं पे लिख देते हैं। इधर आपको लिखना है आंसर, है ना? अंतर किस में निकालना है? आवर्धन। इधर आप लिख दीजिए आवर्धन, इधर आप लिख दीजिए कोणीय आवर्धन। ठीक है। इसका पहला पॉइंट क्या लिखिएगा? यह कौन सा आवर्धन होता है? यह रैखिक आवर्धन होता है। इसमें आपको लिखना है यह कोणीय आवर्धन होता है।
यह कोणीय आवर्धन होता है। ठीक। दूसरा पॉइंट में लिखना है आवर्धन बराबर, जो फॉर्मूला बताए थे वो क्या बताए थे, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है। अगर हम इसके अंतर की बात करते हैं तो इसका भी फॉर्मूला होता होगा किसका, कोणीय आवर्धन, या इसी को बोलते हैं आवर्धन क्षमता, याद रखिएगा, है ना। कोणीय, यहाँ पे आप लिख सकते हैं आवर्धन क्षमता, कोणीय आवर्धन। इसका फॉर्मूला हम क्या बताए थे भाई, इसका फॉर्मूला हम बताए थे प्रतिबिंब का दर्शन कोण बटा वस्तु का दर्शन कोण। प्रतिबिंब का दर्शन कोण बटा वस्तु का दर्शन कोण। राइट, कितना आंसर हो गया, कितना अंतर हो गया, 2। तीसरा क्या लिखना है कि इसका मान, इसका मान कहाँ से कहाँ होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है। इसमें क्या लिखना है कि इसका मान, इसका मान कहाँ से कहाँ बताए थे भाई, डी अपॉन एफ से 1 प्लस डी अपॉन एफ होता है। कितना अंतर हो गया, 3। चौथा आप लोग लिखिएगा प्रतिबिंब की दूरी बढ़ाने पर, प्रतिबिंब की दूरी बढ़ाने पर आवर्धन का मान बढ़ता है, आवर्धन का मान बढ़ता है। इसमें क्या लिखिएगा कि प्रतिबिंब की दूरी बढ़ाने पर कोणीय आवर्धन का मान घटता है। प्रतिबिंब की दूरी बढ़ाने पर कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता, है ना, कोणीय आवर्धन का मान घटता है। बस आपको यहाँ तक क्या कर देना है, लिख देना है। अगर एक आप पॉइंट नहीं भी लिखा पाया तो आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा कि 4-4 पॉइंट हम लिख दें दोनों में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है मात्र। अगला क्वेश्चन ये है कि विभव मापी के 2 उपयोग को लिखें। किसका, विभव मापी, है ना, ये विभव मापी लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये आपका होता है विभव मापी। राइट, विभव मापी को हम इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। कौन सा मीटर, पोटेंशियोमीटर। अब देखिए इसका यूज हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक सेल है, ये आपका हो गया सेल जो हम लोग घड़ी वगैरह में यूज करते हैं ना। ये वाला हो गया प्लस और ये वाला हो गया माइनस। और इसके अंदर जो होता है भाई एक प्रतिरोध होता है जिसको हम बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध, स्मॉल आर। कौन सा प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर।
और यहाँ पे इसका कुछ न कुछ विद्युत वाहक बल होता है और वो उसको मानते हैं E1, है ना? E1 हम इसलिए माने क्योंकि यहाँ पे हम सेल ए को नहीं लेंगे भाई, 2 को लेंगे। कै को लेंगे हम? 2 को लेंगे। तो एक सेल तो ये हो गया और एक सेल जो है वो और ले लेते हैं ऐसा वाला। प्लस, माइनस और इसका विद्युत वाहक बल जो है उसको मान लेते हैं E2 और इसके अंदर भी जो है वो आपका कौन-सा प्रतिरोध होगा? आंतरिक प्रतिरोध, है ना? चलिए, आंतरिक प्रतिरोध इसका मान लेते हैं R1 और इसका मान लेते हैं R2। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो बताइए कि यहाँ पे अगर हम सेल जो घड़े में हम यूज करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, उसके अंदर में कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है और उस प्रतिरोध को हमने माना स्मॉल आर और स्मॉल आर को बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध? ये जो स्मॉल आर है, इस स्मॉल आर को क्या बोलते हैं? आंतरिक। क्योंकि ये सेल के अंदर पाया जाता, बाहर नहीं, अंदर। इसलिए हम इस प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। और इसका मान बहुत कम होता है, इसलिए हम इसको स्मॉल आर से सूचित करते हैं। और प्रत्येक सेल का एक विद्युत वाहक बल होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक भी वोल्ट होता है और वोल्टेज का मात्रक भी वोल्ट होता है ना? तो इसका विद्युत वाहक बल जो है वो क्या है? E1 और इसका विद्युत वाहक बल क्या है? E2। अब सवाल ये रहा भैया, किसका मान ज़्यादा है? E1 का मान ज़्यादा है E2 से कि E2 का मान ज़्यादा है E1 से? इस चीज़ का मान ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? विभवमापी का। आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होगा उसका भी मान निकाल सकते हैं, किससे? विभवमापी के द्वारा। तो बताइए कि विभवमापी का 2 उपयोग तो ऐसे ही खत्म हो गया। पहला, सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में। किसका मान? आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में किसका प्रयोग करते हैं? विभवमापी का। दूसरा, कि 2 सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना करने में कि किसका विद्युत वाहक बल ज़्यादा होगा और किसका विद्युत वाहक बल कम होगा, इसकी तुलना करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? तो विभवमापी यंत्र का प्रयोग करते हैं। विभवमापी को हम इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। कौन सा मीटर? पोटेंशियोमीटर। तो बताइए कि इसका 2 उपयोग कौन-कौन? तो पहला उपयोग क्या लिखिएगा कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए। दूसरा दूसरा उपयोग क्या लिखिएगा कि 2 सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना करने में। 2 उपयोग आपका ऐसे ही समाप्त हो गया। ठीक, तो आपको यहाँ से आंसर में क्या लिखना है भाई? ओ भाई, आंसर यहाँ पे आपको लिखना है विभवमापी का, बिल्कुल प्यार से लिखना है, अच्छे से लिखना है। विभवमापी का 2 उपयोग निम्नलिखित है। पहला, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में। किसका? सेल का कौन सा प्रतिरोध? आंतरिक प्रतिरोध, है ना? आंतरिक प्रतिरोध। और आंतरिक प्रतिरोध को सूचित कैसे करते हैं? छोटका आर के द्वारा। प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में। ठीक है, एक उपयोग हुआ। दूसरा उपयोग, 2 सेलों के 2 सेलों के विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल की तुलना करने में कि किसका विद्युत वाहक बल ज़्यादा होगा और किसका विद्युत वाहक बल कम होगा, करने में। ठीक है, ये आपका 2 उपयोग लिख देंगे और फटाक से 2 नंबर हम गेन कर लेंगे। ठीक, अब एक लास्ट क्वेश्चन आपका है और ये सब पता है ना कि विद्युत वाहक बल क्या है? आप लोग पढ़ा भी होगा और नहीं भी पढ़ा होगा तो कभी हम बता देंगे।
चलिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? अनुगमन वेग को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसको हम इंडिकेट करते हैं भाई किसके द्वारा? वी डी के द्वारा। किसके द्वारा? वी डी के द्वारा। ठीक है, देखो इसको समझो पहले। ये अनुगमन वेग जो होता है वो किसी कुत्ता बिलाई का वेग नहीं होता है ना? किसी इंसान का वेग नहीं होता है। ये वेग होता है इलेक्ट्रॉन का औसत वेग। किसका? इलेक्ट्रॉन का वेग या औसत वेग, जो अभी आपको लिखना है लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का निश्चित वेग, इलेक्ट्रॉन का औसत वेग, जो मन करे वो लिख सकते हैं, है ना? ये हो गया इलेक्ट्रॉन का वेग। चलिए, अब ये वेग कौन सा वेग होगा इस बात को समझिए। जैसे मान लो कि एक तार है। ये क्या है भाई? तार है, राइट? अब बताओ कि अगर ये तार है तो इस तार की कुछ न कुछ लंबाई होगा, और इसकी लंबाई हमने कितना मान लिया? एल। इसका कुछ मोटाई होगा, कुछ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा, उसको हमने मान लिया ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि दोनों सिरा को हम एक बैटरी के माध्यम से जोड़ देते हैं। देखिए, ठीक है, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अब बताओ कि अगर ये वाला जो सिरा है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो बोलेगा भैया ये जुड़ा हुआ है प्लस से। यहाँ पे कौन सा आवेश आएगा? प्लस। ये वाला जो सिरा है वो किससे जुड़ा हुआ है? ये वाला, तब बोलेंगे माइनस से, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। चलिए, अब बताओ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा किधर होगा, अर्थात ई का दिशा किधर होगा? हम बोलेंगे भैया ई का जो दिशा होता है वो सदैव होता है प्लस से माइनस की ओर। किधर से किधर? प्लस से माइनस। तो ये बताओ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डायरेक्शन होगा वो होगा प्लस से माइनस की ओर। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। अब बताइए कि विद्युत धारा का प्रवाह किधर से किधर हो रहा है? तो विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा होता है प्लस से माइनस की ओर। किधर से किधर? प्लस से माइनस की ओर, अर्थात उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो प्लस से विद्युत धारा निकलती है, कितना निकली? आई। यहाँ पे निकल के यहाँ पे कितना पहुंचा? आई। यहाँ से बाहर कितना निकला? आई। और माइनस तक जो है वो करंट कितना गया? आई। अब बताओ कि हम क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो विद्युत धारा के विपरीत दिशा में चलता है। अगर विद्युत धारा इधर से इधर बह रही है तो इलेक्ट्रॉन जाएगी इधर से इधर। अगर विद्युत धारा इधर से इधर बह रही है तो इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर से इधर। अब आप ही बताइए कि अगर विद्युत धारा इधर से इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर आएगा? इधर से इधर। ध्यान से सुनिएगा कि विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, ऐसे गया इधर से, यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन भागेगा राइट से लेफ्ट की ओर, और जिस वेग से भागेगा ना उसी वेग को हम बोलते हैं कौन सा वेग? इलेक्ट्रॉन का वेग, है ना? तो बताओ भाई कि इलेक्ट्रॉन का वेग को ही हम कौन सा वेग बोलते हैं? तो हम बोलेंगे अनुगमन वेग। तो अनुगमन कुछ नहीं होता है मेरे भाई, यह जो है वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का वेग होता है। और ये वेग जो है वो किसके प्रभाव में होता है? तो हम बोलेंगे ई बोले तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, है ना? ई का डायरेक्शन ऐसा और वेग का डायरेक्शन ऐसा, अपोजिट। तो इसके प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है ना किसी चालक के अंदर, उसी को हम बोलते हैं अनुगमन वेग, है ना? तो इसका परिभाषा कैसे सजा के लिखना है इस बात को देखिए। देखिए कैसे लिखते हैं, बस इस चित्र को देख के परिभाषा देखिए कैसे बनाते हैं।
इलेक्ट्रॉन का वह वेग, इलेक्ट्रॉन का वह वेग जो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक के अंदर, किसी चालक के अंदर प्रवाहित होता है, उसे अनुगमन वेग कहते हैं। वेग कहते हैं। बस आपको यहाँ तक लिख देना है, और यहाँ पे अगर लिखना चाहते हैं इसे भी लिख लीजिए। इसे VD के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा, और आज का सेशन जो है वो आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। कल का जो लेक्चर लाएंगे उसमें रहेगा आपका 71 से 80, है ना। हमको टोटल कितना क्वेश्चन करना है, 125, और 125 ही में हम लोग का जो बनाने का जो एग्जाम में आएगा वो आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट्स को तैयार करते जाना है, और ये आपका हो गया। थैंक यू। ओके, चलिए बाय बाय।